नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास नंबर 12। अब तक जो है 11 क्लास हम कवर कर चुके हैं और इन क्लासेस में जो आपके एचएसएससी के जिस लेवल तक के जो क्वेश्चन एचएसएससी आज तक पूछ चुकी है और वहाँ से लेकर और जहाँ तक पूछ सकती है वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं। कंप्लीट जीके जो है वो हम इसमें कवर करें। कंप्लीट जीके जो है इसमें कवर रहेगी आपकी, जिसमें आपकी क्या है हरियाणा जीके भी रहेगी, इंडिया जीके में जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर रहेंगे। तो 11 क्लास जो है उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। या तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या सबसे टॉप की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज जो है वो मिल जाएगी। देखिए आज का सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हरियाणा ने विश्व साइकिल दिवस जो है वो मनाया है। तो विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 3 जून रहेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो आपका 10 जनवरी जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारा भारत का जो है विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा हिंदी दिवस? तो लगभग जो है हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे जब भी एग्जाम में हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो आपसे 14 सितंबर के बारे में ही पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है 5 जून जो है, 3 जून को आपका साइकिल दिवस है और 5 जून को आपका कौन सा है इन्वायरमेंट डे, आपका जो पर्यावरण दिवस जो है वो आपका रहेगा कौन सा? 5 जून को। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए प्रतिवर्ष जो है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि साइकिल जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, साथ ही पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी है। और 3 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा की गई और पहली बार जो है 2018 में मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जो है एशिया रैंकिंग में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो किस रैंक पर आई थी? तो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो किस रैंक पर आई थी? चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसको PU भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में PU कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? देखिए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। तो 1882 में इसकी स्थापना कहाँ पर? पंजाब में हुई थी। लेकिन क्या है, जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए तो उस समय क्या है, जो पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे, तो जो पाकिस्तान में हिस्सा था उस हिस्से से जो है इसको भारत में शिफ्ट कर लिया गया 1947 में। तो जो भारत का पंजाब का हिस्सा था उसमें लाकर पंजाब यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है 1956 में जो है इसको पंजाब से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। अब देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसके वाइस चांसलर कौन है? तो इसके वाइस चांसलर जो रहेंगे वो राजकुमार जो है वो वाइस चांसलर रहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के। और इसके चांसलर कौन है? तो चांसलर इसके रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो श्री वेंकैया नायडू जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो इसके चांसलर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है 175वें स्थान पर आई है। 175वां स्थान मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को। देखिए ये जो है सर्वे किया गया 2019-20 का जो डाटा कलेक्शन किया था उसके हिसाब से, और 26 पायदान खिसक कर 149वें स्थान पर पहले थी, अभी जो है 175वां स्थान आ गया है। तो और हरियाणा की जो है टॉप की यूनिवर्सिटी जो है कौन सी शामिल हुई है? तो देखिए GJU जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है इसको 28वां स्थान मिला है इस बार। तो सबसे टॉप में जो है नाम आया है वो GJU का नाम है। और GJU का जब नाम आया है तो आपको याद होना चाहिए 1995 में इसकी स्थापना हुई। VC इसके कौन है? तो प्रोफेसर टंकेश्वर जो है वो GJU के वाइस प्रेसिडेंट है, तो जो वाइस चांसलर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जो वाइस चांसलर है VC के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपसे पिछली क्लास में भी बात की थी। MDU के वाइस चांसलर कौन है? तो राजबीर सिंह जो है वो MDU के वाइस चांसलर है। HAU के वाइस चांसलर कौन है? तो HAU के जो समर सिंह है वो HAU के वाइस चांसलर है। तो ये सारे के सारे जो है हम कर चुके हैं। दोबारा से करने हैं तो आप कमेंट जरूर करें, नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे डिटेल से पढ़ लेंगे। मूल अधिकारों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट से जो है संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट जो है उसको निकाला गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में हुआ करता था? आर्टिकल 31 में जो हुआ करता था उसको उठाकर जो है आर्टिकल 300A में जो है शिफ्ट कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था 44वां। तो आपका 4th ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपको याद करने के लिए आसानी है, देखिए 4 और 4 इनको ऐड कर दें कितना हुआ? 8, यानी 1978 को जो है आपका
44वां संविधान संशोधन हुआ। और यहाँ पर आपको याद करने में 42वां संविधान संशोधन जो है, इसको भी याद करने के लिए ईजी है कि 4 और 2 6, यानी कि आपका ये कब हुआ, 1976 में हुआ था। इसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको उठाकर 300A में शिफ्ट कर दिया गया। तो भारत के संविधान के जो है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो हुआ था, उसके तहत जो है 300A में इसे जोड़ दिया गया और संपत्ति का अधिकार 300A में चला गया यहाँ से। और पहले जो है आर्टिकल 31 में हुआ करता था। और अब देखिए जो आपका मौलिक अधिकार जो है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। और मौलिक अधिकार कौन से में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कमेंट करके जरूर बताएं कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं। अब जो है पिछली इतनी क्लासों में जो है मैंने हर एक क्लास में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो बहुत कम बच्चे जो है वो इसका आंसर करते हैं। देखिए अगर आप आंसर करोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। मैं कहता हूँ आप मेरे कहने से जो है एक वीडियो में आपको जितनी नॉलेज पता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो पूरी लिख कर देखें और 10 दिन बाद ट्राई करना कि आपको जो आपने टाइप किया था वो आपको कितना याद है। तो आप ही का बेनिफिट होता है। जो चीज़ आप टाइप करते हैं, जो चीज़ लिखते हैं, वो आप कभी नहीं भूलते। देखिए भारत में जो है कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तट रेखा से जो है कितने राज्य लगे हुए हैं, तो वो है 9 राज्य। तो आपको जो है मैप भी अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मैप करना है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा, ताकि जो है अच्छे से मैप की तैयारी हम कर सकें। देखिए भारत में जो है कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से लगे हुए हैं, इस तरह से आपको जो है एक मैप लेके आना पड़ेगा। एक नहीं, ये एक सिंगल मैप जो है, अगर आप खाली मैप लेके आओगे तो आपको 1 से 2 रुपये का पड़ेगा। 10-15 मैप लाकर खुद प्रैक्टिस करें, आपको मैप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं तट रेखा से कौन कौन से जो है राज्य लगे हैं। एक आपका कौन सा, गुजरात जो है वो लगा है। दूसरा हमारा कौन सा, आपका महाराष्ट्र। तीसरा आपका ये देखिए छोटा सा गोवा। चौथा आपका कर्नाटक है। 5वां आपका केरल है। 6ठा आपका तमिलनाडु है। 7वां आंध्र प्रदेश है। 8वां आपका उड़ीसा है। और 9वां आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, यानी जो तट रेखा जो है इनके साथ लगी हुई है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 9 राज्य। कौन कौन से है वो हम देख चुके हैं। मैप भी पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से निकलती है। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तट रेखा से 9 राज्य लगे हैं। कर्क रेखा 8 राज्य से निकलती है। और भारत की सीमा रेखा जो है वो 7 पड़ोसी राज्यों से निकलती है। 7, 8, 9 तीनों आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। अब देखिए आपको कर्क रेखा जो है वो आपको कैसे याद रहेगी। तो इस तरह से अगर आप मैप देखोगे तो कर्क रेखा आपकी लगभग यहाँ से निकलती है। तो आप देखोगे तो यहाँ से गुजरात के बाद ये निकला राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो है ये त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई इस तरह जाती है। तो आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप 1-2 बार मैप भरोगे तो आपको खुद अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए गुजरात, उसके बाद दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा आपका कौन सा रहेगा, पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो हैं यहाँ से आपकी कर्क रेखा जो है वो निकलती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखते हैं। भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है होने के बाद ये किस लिए किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। तो उसके लिए भारत की प्रथम संसद जो बनाई गई थी संविधान सभा, तो उसी में जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और देखिए यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। उसके बाद जो संविधान सभा की में कितने सदस्य थे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 389 सदस्य थे, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 जो है चीफ कमिश्नर और 93 जो है देसी रियासतों से थे। तीनों आंकड़े जो है आपको याद रखने हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी, उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद 2 दिन बाद जो है दूसरी अध्यक्ष जो आपकी बैठक बैठी 11 दिसंबर को, तो उस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य चुन लिया गया। और इसके 2 दिन बाद दोबारा से तीसरी बैठक बैठी 13 दिसंबर को। उस दिन क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, सारे आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो है, और कहाँ से संबंधित है? जोधपुर राजस्थान से। राज्य मंत्री कौन है? रतनलाल कटारिया जो कि अंबाला से विधायक हैं और अंबाला हरियाणा से। लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख जो अभी यूनियन टेरेटरी जो है वो बना था, और पहले जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो एक्ट है वो कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जो है लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित कर दिया गया, और यह भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा सबसे कम आबादी वाला, तो सबसे पहला कौन सा बनेगा? तो लक्षद्वीप जो है वो है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है RK माथुर, यहाँ के लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी लेह है इसकी। राजधानी कौन सी है? लेह है। और यहाँ पर 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल 2 जिले हैं लद्दाख में। गुरुग्राम के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुरुग्राम में क्या क्या चीज़ फेमस है? तो गुरुग्राम में जो है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। समा पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर स्थित है। शीतला माता मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। ये पहला पॉइंट है, देख सकते हैं। ये दूसरा है। शीतला माता मंदिर जो है इसका निर्माण कब हुआ? तो 1650 में हुआ। सूरजमल के शासक के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, और राजस्थानी वास्तुकला के द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में है, और ये सोना अपने गर्म जल के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें क्या है? चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दमदमा झील जो है वो कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। और इसके अलावा दमदमा के अलावा आपकी और कौन कौन सी है? देखिए खलीलपुर झील भी आपकी कहाँ है? खलीलपुर आपकी कहाँ है? और सुल्तानपुर झील, और तीसरी आपकी दमदमा झील। ये तीनों की तीनों झील आपकी कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में ये तीनों की तीनों झील है। पटौदी महल जो है वो कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। और नेक्स्ट आपके सामने ये पॉइंट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये राजधानी दिल्ली से 86 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फारूक नगर सड़क पर स्थित है, और हरियाणा का सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। किसको? सुल्तानपुर पक्षी विहार को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है इसको कब? 1971 में जो है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। 1972 में जलीय पक्षी के रूप में आरक्षित किया गया। 1989 में जो है इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है ये। शीश महल जो है वो कहाँ पर है? तो ये भी आपका गुरुग्राम में है। और ये क्या है? लाल किले की हूबहू नकल कहा जाता है इसको। सराय अली वर्दी, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सलाई अली वर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई, और ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अब देखिए हरियाणा जीके के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर खोला गया? तो ये कुंजपुरा करनाल में जो है सबसे पहला सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ये 24 जुलाई 1961 को जो है कुंजपुरा करनाल में जो पहला सैनिक स्कूल जो है उसकी स्थापना की गई। करनाल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसको धान का कटोरा बोला जाता है। और यहाँ पर जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? नीलोखेड़ी आरक्षित सीट है। और इसको ये जो आपकी हरियाणा की कौन सी राजधानी है? पिछली सारी क्लास में ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं। हरियाणा की कौन सी कैपिटल है? नीलोखेड़ी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हरियाणा के चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? तो वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। गुहाना के किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो गुहाना के किले का निर्माण करवाया। सर छोटूराम ने जो है कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा से जो है कानून की पढ़ाई पूरी की। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना जो है वो शुरू की गई? तो 29 जुलाई 2016 को जो है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई। साइंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिंग निर्धारण जो है कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम पर जो है निर्धारण होता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये सिर्फ मेल पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पे। पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा मिथ हुआ करते थे, तो सारा ब्लेम जो औरत पे जो है वो लगाए जाते थे। लेकिन जो ओरिजिनल जो इसका साइंटिफिक रीजन है वो कि सिर्फ मेल क्रोमोसोम पर जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेनोलॉजी जो है वो बोला जाता है मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को। मानव त्वचा ह्यूमन स्टडी का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी जो है वो कहा जाता है ह्यूमन स्किन की जो स्टडी है उसको। उसके अलावा जो है बोन की स्टडी जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं,
लॉजी जो है वो बोला जाता है बोन की स्टडी को, और आपकी जो सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो साइटोलॉजी बोला जाता है सेल की स्टडी को। ये सारी स्टडी जो हम करते जाएंगे, और जहाँ पर भी देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ भी साइट वर्ड आ जाए यानी सेल की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी डर्मा वर्ड आ जाए DERMA, तो यानी कि स्किन की बात हो रही है। जो भी अगर कोई स्किन की आप ट्यूब या दवाई लेने जाओगे तो उसमें लगभग जो है डर्मा नाम जो है उसमें छिपा होगा। देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और मानव शरीर में जो है खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपेरिन के कारण जो है वो नहीं जमता। अब यहाँ पर पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था हमने कि खून का थक्का जमना, खून का थक्का जमना, यहाँ पर दिया हुआ है कि खून नहीं जमना। देखिए खून का थक्का जमना जो है वो मतलब होता है कि जब हमारी चोट लग जाए तो खून ज़्यादा बाहर ना निकले। और जो हिपेरिन नामक जो ये पदार्थ होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये ब्लड के अंदर होता है, ताकि जो हमारी नसों में जो खून का प्रवाह होता है, जो नसों में जो ब्लड है वो फ्लो करता है, तो जो नसों में जो है ये ना जमे, तो इसीलिए जो है हिपेरिन जो है उसको जमने नहीं देता। लेकिन जब ये बॉडी से बाहर निकलने लगे तब इसका जमना जरूरी होता है, ताकि ज़्यादा ना निकले, तो उसके लिए जो है खून का थक्का जमता है। और ये इसके लिए कौन सा विटामिन है जो मैंने बताया था, तो विटामिन K जो है इसके लिए यूज होता है। इसमें क्या है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, क्या होता है फिब्रिनोजन जो है वो इसमें यूज होता है। फिब्रिनोजन यानी कि जब आपकी किसी चीज़ की लगती है, ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे फाइबर की तरह जो है ये ऐसे जाली सी बना देता है जिससे ब्लड ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। और ये क्या है, हिपेरिन आपके ब्लड के अंदर होता है, ताकि जो है आपकी नसों में खून ज़्यादा ना जमे और फ्लो अच्छे से रहे। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के साथ डिस्कस करने थे। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। आपके एक लाइक, एक शेयर और आपके कमेंट से जो है हमें मोटिवेट मिलेगा। हम अच्छे से बेहतर प्रयास करके अच्छी अच्छी क्लासेज आपके लिए लेके आते रहेंगे। सारी क्लासेज टोटली फ्री रहेगी, किसी तरह की कोई पेड क्लासेज नहीं है। अगर आपको जो है PDF चाहिए तो PDF भी बहुत जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। ये सारी क्लास जो है होने के बाद, लगभग 20 क्लास होने के बाद जो है आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो है हम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, और इन सारी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि आपने जो है क्लासेज अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो इस क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।